नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे प्लेटफॉर्म बुक के सॉल्यूशन और काफ़ी सारे पेपर हम कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें नई नई सीख चुके हैं। तो आइए बिना कोई समय गंवाए आज का पेपर हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पेपर पहला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम आता है? तो देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है ये कलकत्ता में स्थित है और वर्तमान में इसका प्रयोग एक रेलवे स्टेशन के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1903 के अंदर, जब रानी विक्टोरिया का भारत आगमन का प्रोग्राम था उस समय करवाया गया था। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? देखो, एमिनो एसिड में प्रोटीन मुख्यतः काम आता है। तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग से बनता है। एमिनो एसिड ही जो है हमारे डीएनए और आरएनए का सबसे मूलभूत तत्व है। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी ये थे मोहम्मद सलीम, जो लंबे समय तक बंगाल के प्रसिद्ध क्लब मोहन बागान से जुड़े हुए रहे थे। पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन हम अर्थ आवर का भी जो है आयोजन करते हैं, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में 1 घंटे के लिए जो हमारी लाइटें हैं उनको बंद किया जाता है। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया है? तो देखिए, बार्क के नाम से अब ये जाना जाता है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बात समझ रहे? इससे पहले इसे टाटा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था। ट्रॉम्बे के अंदर स्थित है ये। कहां पर? ट्रॉम्बे। भारत में आज भी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन यानी एटॉमिक फ्यूजन और एटॉमिक फिशन से संबंधित काम करने वाली सबसे अग्रणी संस्था यही है। चार्ल्स कोरिए कौन था? चार्ल्स कोरिए देखिए एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट या वास्तुकार थे, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया था। आजादी के बाद भारत की जो मतलब रिसेंटली भारत की जो सबसे पहली प्लान्ड सिटी है, जिसको एक प्लान बनाकर बसाया गया है, वो चंडीगढ़ ही है। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हमें याद ही है। तो देखो कहां लिखा हुआ, ये रहा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसके अंदर हमारा कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो है वो लोड होता है जब उसका उपयोग किया जाना हो। माउंट कंचनजंगा क्या है? देखिए, कंचनजंगा हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पहला तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित नहीं है, गलत है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। तो देखो, सबसे ऊंचा तो है माउंट एवरेस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा। 8,848 मीटर, 8,611 मीटर और 8,598 मीटर, ये इनकी हाइट है। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो देखो, गूगल की जो मूल कंपनी है उसका नाम अल्फाबेट इंक है। ठीक है, हाल ही में अभी आज 2020 चल रहा है, अल्फाबेट का सीईओ जो है वो सत्या नडेला को चुना गया है। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर भारतीय संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं है। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? देखो, ये है कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स। ये क्या है? ये एक कॉमिक कार्टून है। ये क्या है? एक कॉमिक कार्टून है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, प्रसिद्ध अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके अंदर प्रकाशित होने वाली एक कार्टून श्रृंखला है, जिसके अंदर कैल्विन जो है एक बच्चा है और हॉब्स क्या है? एक टाइगर है, टाइगर, बेबी टाइगर है। बात समझ रहे हैं? ये दोनों आपस के अंदर चर्चाएं करते हैं। जो पॉलिटिकल सटायर होते हैं ना, आप समझते होंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि वर्तमान में प्रचलित कोई भी मुद्दा है तो उससे संबंधित कोई कार्टून बना दिया। अपने अखबारों के अंदर भी आप मुख्य पृष्ठ पर देखेंगे तो साइड में कार्टून्स की एक सीरीज चलती रहती है। इसको डिजाइन किया था बिल वॉटसन ने। अब मुझे लगता है कि ये क्या, इन किताब वालों ने जो है शायद इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया होगा, तो विधेयक, बिल को उन्होंने विधेयक लिख दिया। एक्चुअली इनका नाम है बिल वॉटरसन। क्या नाम है? बिल वॉटरसन। तो बिल का जो अपना हिंदी ट्रांसलेशन होता है ना, वो विधेयक होता है। ठीक है, तो शायद इसलिए इन्होंने विधेयक वाटरसन लिख दिया। सही नाम है बिल वॉटरसन, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो,
भारत का पहला उपग्रह, तो देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 के अंदर लॉन्च किया गया था। निम्न में समानता का पता लगाए। बेसिकली देखिए क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अधूरा है, जिनकी समानता का पता लगाना है वो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, तो इसको स्किप करना पड़ेगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति जो है ये 1970 के अंदर शुरू हुई। इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक दूध उत्पादन करना। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये मूलतः केरल के निवासी थे, परंतु इनकी कर्म भूमि जो रही वो गुजरात रही। एक इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है? देखो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव आवेश रखता है और परमाणु का एक पार्ट है, तो ये लिखा हुआ नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो नकारात्मक है। देखिए जो एक परमाणु है उस परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं, बीच में प्रोटॉन और 0 चार्ज वाला न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो किसी परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ रहे हैं? किसी परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज या निरावेशित होता है। नेक्स्ट देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत करी। सीएनजी क्या है? सीएनजी पता है हमें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये रहा संकुचित प्राकृतिक गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी आप कह सकते हैं। हाल ही में आप देखें तो सीएनजी पर चलने वाले रेलवे इंजन और भी कई जगहों पर चलाए जा चुके हैं। सीएनजी पर चलने वाले ऑटो जो हैं ये बड़े फेमस हैं, इनसे प्रदूषण बिल्कुल नाम मात्र का होता है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? भाई सीपीयू का प्रयोग हम लोग करते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जितना समय लगता है और जितनी दूरी वो तय करता है, इसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये दूरी जो है ना, इसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और फिर ग्रहों के बीच में दूरी का अंदाजा लगाने के लिए प्रकाश वर्ष को ही एक लंबाई के मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जीएसएम का पूरा नाम है। भाई अपन जीएसएम और सीडीएम है। सीडीएम फोन तो आजकल अपन कम ही इस्तेमाल करते हैं, जीएसएम अपन बहुत करते हैं। जीएसएम का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का पूरा क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऐसे कैसे? सीडीएमए का मतलब क्या होता है? देखो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। भाई मोबाइल तकनीक के ये 2 तरीके हैं। आप जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, उसके 2 तरीके हैं। आजकल सर्वाधिक पॉपुलर क्या है? जीएसएम तकनीक है। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क ने किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया? तो देखिए हाल ही में 2015 में वाराणसी और जयपुर जो है इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड के मोस्ट क्रिएटिविटी के शहरों में चुना था। लाक्षद्वीप सागर को किस नाम से जाना जाता है? देखो ये लाक्षद्वीप सागर जो है ये लक्षद्वीप समूह जो है भारत के अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप समूह है, इनके आसपास का जो समुद्र है उसे लाक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो अक्टूबर 2015 में सेशल्स ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया था? देखिए सेशल्स जो है ये एक द्वीप समूह है, अफ्रीका के पास में है, अफ्रीकी द्वीप समूह है, एक देश भी है। हाल ही में AR रहमान जो भारत की तरफ से एकमात्र म्यूजिशियन है जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें यहाँ का सांस्कृतिक राजदूत नियुक्त किया गया था। पीवी सिंधु आपको पता ही है 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी है, प्रसिद्ध शटलर या बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? देखो भूकेंद्रीय का मतलब है कि जब पृथ्वी केंद्र हो और सूर्य चंद्रमा सभी इसके चक्कर लगाए। सूर्य केंद्र का मतलब है कि जब सूर्य आपका केंद्र है और पृथ्वी चंद्रमा जैसे उपग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर लगाए। पहले क्या था 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर क्या है कि धार्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा प्रचलित था और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई पृथ्वी जो है वो सेंटर है जबकि सूर्य इसका चक्कर लगाता है। गैलीलियो, कोपरनिकस, कई लोगों ने इनका विरोध किया और कई लोगों को इसकी कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ी। तो ये भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द जो है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियमों को कहा जाता है।
जीव विज्ञान में डीएनए का रूप क्या है? तो डीएनए और आरएनए आपको पता है, आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दो होते हैं हमारे पास। हमारे जीवन के आधारभूत तत्व है, हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है, जीन विज्ञान है, उसके अंदर सबसे छोटी इकाई डीएनए की होती है, जो हमारे आनुवंशिक गुण एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा को लिखा है नीरद चंद्र चौधरी ने। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो देखिए, बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए पश्चिमी बंगाल, जो कि हिंदू बहुल था, और पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल था, उसका विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनाइजेशन क्या है? जिसमें लोहे की वस्तुओं पर इससे बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो देखो, लोहे का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जंग से बचने के लिए। लोहे का गैल्वेनाइजेशन करते हैं मतलब जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिससे लोहा डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए और उसका ऑक्सीकरण होकर जंग ना लगे। निम्नलिखित में से निलंजना सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के अन्य के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? देखिए, निलंजना सुदेशा झुम्पा लाहिड़ी का ही नाम है। ये एक बड़ी फेमस लेखिका है जो भारत के बंगाल राज्य से संबंध रखती है, परंतु अभी अमेरिका में सेटल्ड है। इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं जो अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। जनरेशन गैप आजकल वित्तीय संस्थानों सहित सभी संगठनों में देखने को मिलता है। जहां डिजिटलीकरण हुआ है, उसका कारण यह है कि ये संस्थान लेटरल एंट्री चैनल के माध्यम से अनुभवी या गैर अनुभवी योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना पसंद करते हैं। नतीजतन उच्च शिक्षित नए उम्मीदवारों के साथ अनुभवी कर्मचारियों का सह-अस्तित्व तेजी से मुश्किल हो गया है। कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? जनरेशन गैप को भरना संभव नहीं है। उच्च शिक्षित लोग, योग्य लोग अनुभवी लोगों की बात नहीं सुनते हैं। अच्छा ठीक है, अनुभवी लोग अतिरिक्त हो गए हैं। वित्तीय संस्थानों ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है। देखिए, अगर इसको ढंग से अपन पढ़े तो ये चौथा ही कुछ जो है वो सीधा सीधा लिखा हुआ है। आप देखें तो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है जनरेशन गैप आजकल सभी वित्तीय संस्थानों में देखने को मिलता है जहां डिजिटलीकरण हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? वित्तीय संस्थानों ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है। अब जनरेशन गैप को भरना संभव नहीं है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, उच्च शिक्षित योग्य लोग अनुभवी लोगों की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये भी कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ पसंद करते हैं। इसका कहीं पे डायरेक्ट ये नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा होता नहीं है। अनुभवी लोग अतिरिक्त हो गए हैं, नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल सही है, अपना डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा इसको ढंग से आप पढ़ोगे तो। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है थर्मोस्टेट? देखो क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। वो क्या करता है, सर्किट के अंदर जब एक लिमिट से ज्यादा तापमान होता है तो वो अपने आप को वो शॉर्ट कर लेता है, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जानी रुक जाती है और जो उसका ओवन है या जो भी है उसका तापमान जो है वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ने से रुक जाता है। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे वापस तापमान ठंडा होने लगता है तो वापस थर्मोस्टेट जो है सर्किट से जुड़ जाता है और वापस से हीट कंडक्ट करने लगता है। नेक्स्ट देखिए, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टेस्ट, ये सभी किससे संदर्भित करते हैं? तो देखिए, ये सभी शब्द जो हैं ये चीन की महान दीवार के लिए बताए जाते हैं। देखिए, चीन की महान दीवार का निर्माण हान राजवंश द्वारा करवाया गया था। पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच में ये जो बनवाई गई थी दीवार, ये चीनी मंगोल आक्रमण से रोकने के लिए बनवाई गई थी। शोर मंदिर कहाँ स्थित है? शोर मंदिर महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? देखिए, आर्थिक उदारीकरण 1991 में, एग्जैक्ट डेट थी 24 जुलाई 1991। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, राव मनमोहन मॉडल। इस मॉडल के अंदर क्या किया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो अब तक एक बंद अर्थव्यवस्था थी उसे खुली अर्थव्यवस्था किया गया, अर्थात विदेशी कंपनियों को भारत में आने दिया गया। भारत के जो निजी उद्यमी थे, निजी उद्योगपति थे, उन्हें बढ़ावा दिया गया, सरकारी नीतियों में ढील दी गई। इसे एलपीजी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सब किस दिन हुआ था? 24 जुलाई 1991 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कन्फ्यूशियस कौन थे? देखिए, कन्फ्यूशियस बहुत फेमस है, एक चीनी दार्शनिक थे ये कन्फ्यूशियस।
जैसे भारत के अंदर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का नाम आप दार्शनिकों के रूप में लेते हैं। यूनान के अंदर आप जाएंगे तो आप प्लेटो, अरस्तु, सुकरात के नाम लेते हैं। चीन के अंदर भी एक बड़े कन्फ्यूशियस जो है, जो सांसारिक दर्शन को समझने वाले एक व्यक्ति थे, उनकी शिक्षाएं चीन के अंदर बड़ी फेमस है। नेक्स्ट देखिए, दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। देखिए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को तैयार किया था। मेंडलीफ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले आज की जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसको तैयार किया था। हालांकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित थी, वो परमाणु भार पर आधारित थी। बात समझ रहे हैं। पर आज जो हम पढ़ते हैं वर्तमान में आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल, वो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पर आधारित है। और परमाणु क्रमांक वाली जो आवर्त सारणी है वो मोजले ने दी थी। वो किसने दी थी? मोजले ने। बात समझ रहे हैं। पर मोजले ने अपनी आवर्त सारणी का काम मेंडलीफ की आवर्त सारणी को ही आधार बनाकर किया था। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किससे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रहे हैं। बेसिकली ये चंद्रमा के आसपास जो है नासा जो है अपना एक सेटलमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो यहाँ पे सेटल हुआ जा सके। डाटाविट द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। यह भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने निश्चय किया था कि सस्ती दर के ऊपर एक आकाश नाम के जो टैबलेट्स हैं वो स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वो घर बैठकर पढ़ाई कर सके, ई लर्निंग कर सके। जनवरी 2016 तक इसरो का मुख्यालय कहाँ तक? भाई आज भी अक्टूबर 2020 तक भी इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, भिन्न को चुनिए। सर्कुलर, सर्कल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, डायगोनल स्क्वायर। नहीं, डायगोनल स्क्वायर नहीं होता है, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। आप देखिए किसी भी शेप में आप इस तरह से जा रहे हैं ना, ये डायगोनल है, तो ये गलत है। लीनियर लाइन में चलता है, बिल्कुल ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लुईस माउंटबेटन, पर ब्रिटिश थे तो भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपनी थी। तो माउंटबेटन के जाने के बाद सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे पहले भारतीय बने जो भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। 3 क्वेश्चन और हैं, चलिए कर लेते हैं। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर गति करता है? आपने माउस को देखा होगा, माउस के अंदर एक बॉल होती है, वो आप उसको हिलाते रहते, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन, और उसी के ऊपर जो है माउस अपना कार्य करता है। सितंबर 2015 में पृथ्वी वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले? तो ये मंगल ग्रह के ऊपर वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि यहाँ पर पानी हो सकता है। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक कौन सा है? देखिए, रक्त जो है हमारा, रुधिर जो है, ये एक प्रकार का उत्तक है। बात समझ रहे? कोशिकाओं का समूह है। और बात भी सही है, यहाँ पर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या बिम्बाणु है, ये सभी आपको कोशिकाओं के रूप में ही तो मिलते हैं। और संवहनीय, संवहनीय का मतलब है लिक्विफाइड फॉर्म में है, बहता रहता है। तो बिल्कुल ठीक था रुधिर। किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया? बड़ा फेमस सवाल है और आसान सवाल है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और आगरा में और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन किसे कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले पर्सी जैक्सन ने जो माइक्रोवेव उपलब्ध करवाया था, मतलब जिसका निर्माण उन्होंने किया था, उसे रेडार रेंज के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। किसने वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामांकित किया था? तो देखिए, 2015 में जर्मनी की राष्ट्रपति एंजेला मर्केल को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान के उपकरण मौजूद है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जंतर मंतर के अंदर इस प्रयोगशाला का निर्माण करवाया गया था। वास्तुशाला थी जिसके अंदर ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली, आगरा, उज्जैन और वाराणसी, इन जगहों पर भी इस प्रकार की शालाएं बनवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, मुकुलन, बाइंडिंग, फिजन, विखंडन तीनों ही है, बट परानिषेचन मतलब अलग। देखो, ये मेरे ख्याल से अलैंगिक प्रजनन आप समझ सकते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं या वो जनन करते हैं, तो उसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। जब कोई भी आपका एक जीव है, उसे किसी और से जनन करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी उसकी कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है,
तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। पर निषेचन ऐसा नहीं होता है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए टेबल टेनिस जो है इसमें चीन देश, आपको पता ही है, टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक्स कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक से लड़ने में मदद की उम्मीद है? देखो करंट अफेयर्स का सवाल था 2015-16 के, उसमें टिक्सोबैक्टिन नामक एक नई दवाई खोजी गई थी जो बाकी दवाइयों के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करती है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि सिंपल सी बात है, हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर यह परावर्तित करती है। मतलब किसी भी रंग का जो परावर्तन होकर हमारी आंखों में आता है ना, तो हमें वो रंग दिखाई देता है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए नौटंकी हो गया, कठपुतली नृत्य हो गया, ये सब कहां पर प्रचलित है? राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो देखिए अंगूर में आपको मिलेगा टार्ट्रिक एसिड। अंगूर में आपको क्या मिलेगा? टार्ट्रिक एसिड मिलेगा। एमिनो एसिड की चर्चा हमने करी थी। हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई है प्रोटीन, डीएनए, ये सब एमिनो एसिड से बनते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाव के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो ये आपने बचपन में सीखा ही होगा। सोडियम धातु जो कि हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, आर्द्रता है, उससे क्रिया कर लेती है, उससे बचाने के लिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। जबकि आप देखिए आपके पास एक और धातु होती है पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम। पोटेशियम को भी हवा से क्रिया करने से बचाने के लिए पानी में रखा जाता है। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? हीलियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब है कि हमारा जो गैलेक्सी है, सौर मंडल है, उसका सेंटर कौन है? सूर्य है। और सबसे पहले इस बात को साबित किया था किसने? निकोलस कॉपरनिकस ने। हालांकि कॉपरनिकस को भी इसके बाद चर्च का विरोध झेलना पड़ा था। कौन व्यक्ति है जो एंड्रॉइड के संस्थापक नहीं है? तो देखिए इसमें से मार्क शटलवर्थ जो है वो एंड्रॉइड के संस्थापक नहीं है। बाकी निक सीयर्स, एंडी रूबिन, रिच माइनर तीनों ही एंड्रॉइड इंक के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया था? तो देखिए मानव द्वारा सबसे पहले यूरेनस, या जिसको आप अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, उसे खोजा गया था। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, हम भारत के लोग, ठीक है, ये समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन है, ये जो प्रतिज्ञा है ये पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव द्वारा रचित की है। अदरवाइज हमारा राष्ट्रीय गान जो है, नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और हमारा राष्ट्र ध्वज जो है वो पिंगली वेंकटैया द्वारा निर्धारित किया गया। इनमें से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? कई बार पढ़ चुके हैं, परम 8000 और उसके बाद परम 10000, ये भारत के पहले सुपर कंप्यूटर है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? कई बार ये क्वेश्चन आ गया है अपने प्लेटफॉर्म वाली किताब में ही। तो देखिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। उस संशोधन में अनुसूची 9 को, शेड्यूल 9 को हमारे संविधान में जोड़ा गया। कौन सी भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? विवेक एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे किया हुआ है। विवेक एक्सप्रेस जो है असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। ऑलमोस्ट 5 दिन तक ये ट्रेन लगातार चलती है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ। तवांग देखिए वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्राचीन काल में तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, जिस क्षेत्र पर अब चीन अपना आधिपत्य साबित करता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि बस नेट के ऊपर से चला जाए? देखिए ये टेनिस का एक शॉट है जिसमें बहुत हल्के से बॉल को पुश किया जाता है। इसे आप डाउन द लाइन शॉट भी कह सकते हैं। निम्न में से एक अलग विषम है, उसे चुनिए। ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन। देखिए ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन जो है ये सब अक्रिय गैसें हैं। हाइड्रोजन जो है ये जो है इसमें नहीं आता है। आपने पढ़ा होगा हीलियम, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, इन सभी को समूह को अपन क्या बोलते हैं? निष्क्रिय, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है इनर्ट गैसेस। बात समझ रहे हैं? हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट देखें, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय तो राकेश शर्मा थे। 1984 के अंदर यूएसएसआर के सहयोग से
ये अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री ने पूछा कि भारत वहां से कैसा दिखता है, तो इनका जवाब था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ट्रोजन एक क्या है? ट्रोजन एक प्रकार का देखिए वायरस है जिसको आप मालवेयर कह सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की क्षमता प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं में मिल्की वे के सबसे पास में? देखिए मिल्की वे जो है वो हमारी आकाशगंगा को कहा जाता है, जबकि हमारी आकाशगंगा के सबसे पड़ोसी सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट देखिए नेत्रगोलक। ठीक है, देखो नेत्रगोलक का मतलब है हमारी आंख की पेरिफेरी, हमारी जो आंख है ना एकदम गोल बॉल की जैसी होती है ना, कभी आपने देखी हो तो, है ना। तो इसको बनाने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर है कि नेत्रगोलक के लिए हमारी ये 6 मांसपेशियां जो होती है, हमारी आई बॉल, इसको आई बॉल कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? आई बॉल, है ना। ये हमारी जो आंख है ना बिल्कुल ठीक है, अंदर की तरफ व्हाइट कलर का ये पूरा, जिसके अंदर ये सारे कॉर्निया, रेटिना, काचाप द्रव्य सब कुछ होता है, उसे आई बॉल कहा जाता है। 6 मांसपेशियां इसे नियंत्रित करती है। इनमें से कौन सा एक एंथ्रोपोडाइट के 3 सुपरफैमिली में से नहीं है? देखो ये जो एंथ्रीपेसिकिस जो है, इनका एंथ्रोपाइड से लेना देना नहीं है। एंथ्रोपाइड का मतलब है हमारे मनुष्य के विकास क्रम के अंदर जो भी प्रजातियां हुई उन्हें एंथ्रोपाइड्स कहा जाता है, ये उसमें नहीं है। नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवायु हमजा नदी लगभग नदी के समान ही है। देखिए एक अमेजन नदी जो है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ब्राजील के वर्षावनों से होकर बहती है। ऐसा पता चला है कि इस अमेजन नदी के नीचे अंडरग्राउंड में एक और नदी जो है इसके साथ साथ आगे चलती है, जो कि उतनी ही लंबी है जितनी अमेजन नदी है। नेक्स्ट देखिए किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है? देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट है, यानी कि CaSO4 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है, इनके कारण जो है पानी के अंदर स्थायी कठोरता आती है, हार्डनेस आती है, जिससे पानी के अंदर झाग नहीं बनते हैं। इसको दूर करने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। पोलो के पारंपरिक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए पोलो के खेल में प्रत्येक टीम के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं। इसे हॉर्स पोलो भी कहा जाता है। पोलो का जन्म भूमि माना जाता है ईरान देश। बात समझ रहे? भारत में पोलो जो है वो मणिपुर और राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन देखिए हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग कितना 2% होता है। नेक्स्ट देखिए मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला एलिजाबेथ ब्लैकवेल, जो कि इंग्लैंड की निवासी थी। पुरुष परिधानों के अंदर इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो देखिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एक जो आपका तत्व है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है। निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? रिसाइकल नहीं कर सकते। मोम युक्त कागज को अपन रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोम युक्त कागज जो है एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है। इसके अंतर्गत बनने वाला कागज वापस कागज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिंधु की सहायक नदी नहीं है। व्यास, सतलज, चंबल, रावी। चंबल तो यमुना की सहायक नदी है भाई, उसका तो इससे क्या लेना देना है। सिंधु की सहायक नदियां करेंगे तो झेलम, रावी, व्यास और सतलुज का नाम लेना पड़ेगा। यमुना इसका नहीं है। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में जो एकीकृत किया, तो देखिए उसका नाम था गवांग नामग्याल। आज भी भूटान के अंदर जो है ये नामग्याल राजवंश जो है इसी का शासन है। भारत को किस वर्ष स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त सूची से निकाल दिया गया? तो 2012 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? उक्त रक्तचाप, बाकी तो सारे जो हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु। तो देखिए उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी है? 62 वर्ष है। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का क्या नाम है, जिसने 2015 विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया? तो देखिए डैनियल विटोरी, जिन्होंने 1997 के अंदर मात्र 17.5 वर्ष की आयु में न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम में पदार्पण किया था। वो न्यूजीलैंड के लिए अब तक खेलने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर हैं। हाँ भी 2015 के विश्व कप के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया।
तो दोस्तों ये था हमारा सॉल्यूशन इस पेपर का। आई होप आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी। देखिए मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते बड़ा इसको एंजॉय करता हूँ, मुझे भी कई सारी चीजें नई नई देखने को मिलती हैं, है ना। तो आप भी इसको थोड़ा एंजॉयमेंट से के हिसाब से पढ़िए, इसको एक बोझ की तरह ना ले। आप ऐसे बिल्कुल आप इसको ऐसे देखिए कि हमने जैसे कोई किताब पढ़ते हैं, कोई चीज हम सुनते हैं, उसको सुनने के बाद हमें नई नई चीजों को जानकारी करने की इच्छा होती है, उस तरीके से आप इसे लेंगे तो चीजें लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपका कोई सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप बिल्कुल मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। पहला सवाल देखिए, खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? तो देखिए जैसे अभी आईपीएल शुरू हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग भी शुरू किया गया था, उसे ही क्या नाम दिया गया था? आईपीटीएल नाम दिया गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो देखिए इसने मुख्य भूमि शब्द दे दिया। मैंने आपको जो लेक्चर करवाया उसके अंदर भी मैंने बताया था कि देखिए ये भारत की जो मुख्य भूमि है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है। बात समझ रहे? वैसे क्या है, भारत के यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप में एक और द्वीप है इंदिरा पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन ये होता है ना भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट आंसर है। पर इसने क्या किया, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कैसे सबसे उत्तरी बिंदु अपना इंदिरा कोल है, सबसे पूर्वी बिंदु जो है अपना वो गौहर मोती है गुजरात के अंदर, और सबसे इस तरफ आप जाओगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उत्तर तवाग के अंदर हालुलियांग मिलेगा, वो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। तो आंसर यहां पे कौन सा था भाई? सही, कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? देखिए स्टैंड अप योजना जो है ये चलाई गई थी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कि वो आगे आए और अपने उद्योग खोले। एक मोबियस स्ट्रिप क्या होती है? देखिए मोबियस स्ट्रिप पुराना कंसेप्ट है, हालांकि वापस से ये 1858 में चर्चा में आया। मोबियस स्ट्रिप एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल एक आकार है, एक ज्यामितीय आकार है। आप एक पेपर की स्ट्रिप फाड़ लीजिए और उसको एक तरफ से मोड़ दीजिए और दोनों कोनों को जोड़ दीजिए। बात समझ रहे? तो ये एक ऐसी सतह होती है जिसका केवल एक पक्ष और एक ही सीमा होती है, इसे मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है। इसे आप गूगल करके देखिए, बड़ा अच्छा फिगर आता है, समझने में आसानी होगी। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरीवले कहाँ स्थित है? देखिए ऑरीवले जो है ये एक कंसेप्ट है श्री अरविंद घोष का। अरविंद घोष भारत के एक महान क्रांतिकारी और संत भी रहे। उनकी जो टीचिंग्स है उनके फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाई और उनकी टीचिंग्स पर आधारित एक शहर का निर्माण किया गया पौंडीचेरी में, जहां सभी धर्म पंथ के लोग जो है वहां पर एक साथ रह सकते हैं। अलग ही नियम है उसके। फिर देखो आगे देखो, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पदाडू, विशु, विश्व संक्रांति, ये सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? देखो ये उगादी, बिहू वगैरह जो है ना, ये सब नए साल की जो शुरुआत होती है ना, जो आपने विक्रम संवत के अनुसार चैत्र के अंदर नया साल आता है, उसकी शुरुआत को अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? देखिए जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति बने जिन्हें भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? देखिए ये पूरा नाम हम जनरली कम ही पढ़ते हैं, हम ये नाम पढ़ते हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो है ये भारत के प्रमुख पक्षी विज्ञानी रहे हैं, है ना। सलीम अली जो है इनकी कर्म भूमि जो है वो राजस्थान के भरतपुर का घना पक्षी विहार रहा है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी रहे। इनकी लिखी हुई जो किताबें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित मानी जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में ही जगह है चमोली, वहां पे फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो देखिए ऐसी स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस जो इंडिया है, वो इस पद को धारण करेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो 1977 के अंदर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उन्होंने जो है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया तब तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला।
हम वो है जिससे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं तो वे दूर तक जाते हैं। दोस्तों ये कथन था प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और 1893 में जो अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद हुई थी, उसमें भारतीय संस्कृति को और वेदांत को रिप्रेजेंट इन्होंने किया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको पता ही है, जिसके अंदर जो है पौधे अपना स्वयं का भोजन सूर्य की प्रकाश से की सहायता से निर्मित करते हैं। इस स्थिति के अंदर ऑक्सीजन और पानी रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीजन जो बनती है ना, ये जड़ों से जो पानी पहुंचता है पेड़ पौधों की पत्तियों तक, उसी के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। कंस्ट्रेंशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं? देखो, इसका मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है ऐसे, अब यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स है और यहाँ पे कम पार्टिकल है, बात समझ रहे? तो ये हाई कंसंट्रेशन है और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। जनरली क्या होता है, कोई भी वस्तु जो अपनी गति करती है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही जाती है। मतलब जहां पर अधिक मात्रा है वहां से कम मात्रा की ओर चीजें फॉलो होती है। एग्जैक्टली वही वाला है हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर। परंतु ये कोशिकाएं जो कभी कभी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि इसके अपोजिट जाती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जाती है, तो ऐसी गति को, कोशिकाओं की गति को सक्रिय परिवहन क्या कहा जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसका बना होता है? देखो, हाइड्रोजन परमाणु अपनी जो आवर्त सारणी है उसका पहला तत्व है। हाइड्रोजन के अंदर देखो एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 होते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। नाभिक किसका बना होता है? नाभिक ही पूछ रहा है ना ये तो नाभिक के अंदर, भाई नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, पर मैं कह रहा हूं न्यूट्रॉन 0 है, तो नाभिक के अंदर सिर्फ अपन को क्या मिलेगा? एक प्रोटॉन ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट देखिए, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? देखो, प्लासी की लड़ाई जो है बंगाल के अंदर भागीरथी नदी के तट पर 1757 के अंदर लड़ी गई थी। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जो कि इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों के हाथों हार गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों का सेनापति था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल देखिए फील्ड हॉकी है। उसने लिखा माना जाता था, आज भी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। निम्नलिखित में से विषम चुने, सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा। देखिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम तीनों ही धातु हैं, मेटल हैं, परंतु ये हीरा अधातु है, नॉन मेटल है, इसलिए बिल्कुल अलग हो गया। विश्व बैंक ने भारत के 15 दिसंबर 2015 को किस अभियान के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान। आपको पता ही है कि गांधी जी की जो 150वीं जयंती है तब तक भारत में टॉयलेट बनाने का काम और भारत के अंदर स्वच्छता 100% हो, 100% हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया था, जिसे विश्व बैंक ने भी सहायता दी। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ? आधुनिक पेंसिल जो हम यूज करते हैं वो यूरोप में सबसे पहले बनाई गई थी। और ये पेंसिल जो है इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ये कार्बन का अपर रूप है। बात समझ रहे हैं? मतलब ग्रेफाइट वास्तव में क्या है? एक कार्बन का अंश है। जल्लीकट्टू देखो तमिलनाडु में खेला जाने वाला खेल है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? सांड को वश में किया जाता है। कुछ जैसा स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग होती है वैसा है ये। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोरतम चट्टानों का रूप लेती है। इन्हें क्या कहा जाता है? देखो, ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें हमेशा आप क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टानें कहेंगे। चाहे लावा के जमने से बनी है, चाहे ये नीचे से चट्टानों के बाहर आने से बनी है, आग्नेय चट्टानें कहलाती है। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित ईमान प्रमाण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? देखो, अमेरिका के अंदर ये काउंसिल जो इस प्रकार के बिल्डिंग्स वगैरह है जो इनको डिजाइन करती हैं, जहां पर सुरक्षित वातावरण हो, उसको कहा जाता है
ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैकिंटॉश। मैकिंटॉश जो है ये एप्पल, स्टीव जॉब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एप्पल कंपनी को उतारा था। बेनजीर भुट्टो कौन थी? बेनजीर भुट्टो देखिए पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री रह चुके थे, जुल्फिकार अली भुट्टो उनकी बेटी थी। ये स्वयं भी आगे चलकर पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बनी, पर एक बम दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में इनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो, वो पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के जो हैं अभी अध्यक्ष हैं। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो दोस्तों शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब है वह शक्ति के स्रोत जो के जरिए पिछले पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जन नहीं करते। देखो आपने कोई भी इंजन देखा होगा, कोई भी ऐसा कोई पार्ट देखा होगा इंजन जैसा जिसके अंदर आप कोई डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं या फिर कोई और ईंधन डालते हैं, तो हमेशा उससे एनर्जी तो जनरेट होती है, पर उस एनर्जी के साथ साथ प्रदूषक भी निकलते हैं गैसेस के रूप में, है ना। तो आपके पास ऐसा कोई डिवाइस हो, ऐसा कोई इंजन हो जिससे जीरो एमिशन हो, जीरो कार्बन निकले, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? जीरो एमिशन व्हीकल्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से पढ़े और आधारित सवाल का जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचालित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील में तेज गति से फैलता पाया गया। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। क्या निष्कर्ष निकलेगा? यह ब्राजील तक ही सीमित है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। जीका वायरस को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वायरस मच्छर जिम्मेदार है। देखिए जीका वायरस मच्छर एडीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले को बुखार को भी संचालित करता है उसके द्वारा फैलता है। बिल्कुल ठीक था। इससे केवल भ्रूण को नुकसान होता है? नहीं, इसके भ्रूण को तो नुकसान होता है, पर इसके साथ साथ बच्चे और जो युवा है उनको भी नुकसान हो सकता है। तो गलत था, बी सी गलत है और डी कंप्यूटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल एक बेकार ऑप्शन था। तो बी आंसर बिल्कुल ठीक था। एशियाई गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, ये तो भाई कभी भूलना ही नहीं चाहिए, एमसी मैरी कॉम, मणिपुर की बॉक्सर जो विश्व चैंपियनशिप को 5 बार जीत चुकी है। एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों के अंदर ये गोल्ड मेडल ले चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए दुनिया में विश्व दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखो पहले भी बताया था मैंने आपको पिछले पेपर में, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और केटू या गॉडविन ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। सल्फर, देखो अधिकांश जो नाम लिए गए हैं केमिकली रासायनिक भाषा के नाम लिए गए हैं वो लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। लैटिन जो है यूरोप की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। गर्मी और तापमान उसके ऊर्जा के काम से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी, इसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा प्रवैगिकी। नेक्स्ट देखिए रामानंद सागर की रामायण एक टीवी सीरियल थी जिसमें सीता की भूमिका निभाई थी दीपिका चिखलिया। अभी लॉकडाउन के बाद रामायण सीरियल फिर से लोकप्रिय हो गया है, तो राम की भूमिका उसमें निभाई थी अरुण गोविल ने, जबकि सीता की भूमिका किसने निभाई थी? दीपिका चिखलिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जा सकता? अपन ने पहले भी किया है पेरिफेरल, जिसका मतलब होता है कि भाई आपके बाहर की तरफ कंप्यूटर में बाहरी उपकरण जो होते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो देखो माउस बाहर दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, प्रिंटर दिखता है, परंतु हार्ड ड्राइव जो है वो इंटरनल होती है, दैट्स व्हाई ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। जो 100% प्योर वाटर है उसमें विद्युत धारा उत्सर्जित नहीं होती है, मतलब उसका संचलन नहीं होता है, इसलिए ये कैसा खराब कंडक्टर होगा? शुद्ध पानी। नेक्स्ट देखो किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? देखो आकाशगंगा को सर्पिलाकार कहा जाता है, कुछ इस तरीके से है हमारी आकाशगंगा। बात समझ रहे हैं? हमारी आकाशगंगा जो है, चलो एक और दूसरे तरीके से बनाते हैं। हमारी आकाशगंगा जो है ना, देखो उसको इस तरीके से बताया जाता है हमारी आकाशगंगा को। बताया जाता है कि हमारी आकाशगंगा कुछ इस तरीके से है, मिल्की वे है, जिसका एक सेंटर है सूर्य और चारों तरफ जो है इसके है उपग्रह और उपग्रह, तो घुमावदार तरीके है। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देखिए, प्रोग्राम
या कंप्यूटर का जनक जो है हम किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को, जिसने सर्वप्रथम हमें ऐसा बताया था कि आप जो है लॉजिक का प्रयोग करके आप एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे गणना की जा सके। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है देखिए एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर और नृत्यांगना है, बड़ी फेमस है ये भरतनाट्यम के क्षेत्र में। WWF विश्व वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है पांडा। देखिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना हुई है 1962 में। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो फंड जुटाने का काम करता है वो WWF ही करता है। निम्न में से कौन सा सही है, खरीफ फसलें सर्दियों की फसल है? नहीं, खरीफ फसल जो है देखो, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल जो है वो जुलाई अगस्त के अंदर बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंदर काट ली जाती है। तो ये बेसिकली मानसून की फसल है। जबकि रबी की फसल जो है, रबी की फसल वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, जबकि उसको फरवरी मार्च के अंदर काट लिया जाता है। तो ये रबी की फसल सर्दियों की फसल है टेक्निकली। तो इसने उल्टा कर दिया है, खरीफ और रबी को उल्टा कर दिया, तो दोनों ही गलत है। गेहूं रबी की फसल है, हाँ बिल्कुल सही है। गेहूं और जौ, अगर हम खाद्यान्न की बात करें ना तो गेहूं और जौ रबी की फसल है, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी जो है, जो दूसरे अपने अनाज हैं, ये सभी खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय व्यापारी 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो देखो हमने बात करी थी, वास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले 1498 में जो पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां के राजा जमोरिन से मिला था। तो शुरुआती पुर्तगाली यात्री, यूरोपियन यात्री कालीकट नगर को ही जानते थे। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? नॉन स्टिक आप तवे वगैरह प्रयोग लेते हो, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। इस वजह से जो है आपका जो भी सामान है, जो भी खाने पीने का सामान है, तवे पर चिपकता नहीं है। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य, 100% लिटरेसी वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। इसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों ये हमारा 4/4/2016 शिफ्ट 2 का पेपर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शिफ्ट 3 वाले पेपर की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी और संशय है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।